दोस्तों ये आगे की जो सीरीज है, अब यहाँ पर नंद वंश शुरू होगा। नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे और नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे हम लोग मौर्य वंश के बारे में। कैसे नंद वंश को हटा के मौर्य वंश पढ़ता है वो पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी मगध के आगे जो भी हमारा शिशुनाग वंश चला था, शिशुनाग के बाद नंद वंश। तो देखिए ये जो प्राचीन भारत का मगध साम्राज्य का चौथा राजवंश था नंद वंश। और पिछली अगर कोई वीडियो आपने नहीं देखी तो उसे देख लीजिए, क्योंकि वो एक सीरीज से कनेक्टेड है, समझने में इजी हो जाएगा आपको। देखिए नंद वंश का उदय कहाँ से हुआ, ये सबसे ज़्यादा समझना ज़रूरी है। और ये जो पुरानी बहुत सारी बातें हैं, ये कहीं पे बहुत ज़्यादा कोई चीज़ की क्लियरिटी नहीं होती। किंवदंतियों पे ये चीज़ चलती है, मतलब र्यूमर्स पे। अलग अलग जो आर्टिकल्स होते हैं, अलग अलग जो किताबें होती हैं, उसमें हर चीज़ अलग अलग मिलती है। तो सबसे जो कॉमन और सबसे जो मान्यता प्राप्त चीज़ें होती हैं वही आगे मान के चला जाता है। तो महापद्मनंद जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम है इसमें, महापद्मनंद का ये जो है, तो शिशुनाग का जो अंतिम राजा था, शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था महानंदिन, और एक शूद्र महिला का पुत्र था ये महापद्मनंद। एक तो ये कहता है, लेकिन दूसरे स्रोत क्या कहते हैं कि इसका पिता एक नाई था और उसके प्रेम में रानी पड़ गई और उससे ये पुत्र हुआ। तो बातें अलग अलग हैं। फिलहाल आपको महापद्मनंद याद रखना है, बहुत डेप्थ में इसके नहीं जाना है क्योंकि विरोधाभास है इसमें। अब महापद्मनंद के साथ क्या चैलेंजेस थे। अब ये एक शूद्र महिला से पैदा हुआ था तो इसको लोग चिढ़ाते थे, क्योंकि जो राजसी फैमिली थी उसके लोग इसको चिढ़ाते थे, क्योंकि एक शूद्र महिला से पैदा हुआ था राजा और शूद्र महिला का ये पुत्र था महापद्मनंद। इसका अपमान बहुत होता था। जब अपमान बहुत होता था तो इसके मन में बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए कि रोष पैदा हो गया, बहुत ज़्यादा इनके अंदर रोष भर गया। तो जब इसके पिता की मृत्यु हो गई, मतलब महानंदिन की मृत्यु हो गई, तो महापद्मनंद ने अपने सभी सौतेले भाइयों को मारकर सिंहासन कब्जा लिया। ये लिखा है, ये कहा गया है, यही मान्यता प्राप्त है कि मतलब अपने जितने सौतेले भाई थे उनको मौत के घाट उतार दिया और सत्ता हथिया ली। तो महापद्मनंद की उपाधियाँ क्या हैं। महापद्मनंद की उपाधियाँ हैं कि ये सर्व क्षत्रांतक कहा गया है इसको, कि सारे क्षत्रियों को नाश करने वाला। माना जाता है कि इसने क्षत्रियों का नाश किया, तो उड़ीसा तक अपना साम्राज्य फैला लिया और इसने अपनी सेना को बहुत बड़ा बना लिया। 2 लाख पैदल सैनिक, 60,000 घुड़सवार और 6,000 युद्धी हाथी इसके पास थे। तो कहने का मतलब जब इसने पावर कैप्चर करी तो उसको बढ़ाया भी, तो ये काफ़ी पावरफुल राजा था। और जितने भी मगध के विरोधी शासन थे, कुरु, पंचाल, इक्ष्वाकु, अस्मक, इन सब का इसने दमन कर दिया। मतलब कुल मिला के अब जो बचा था वो सिर्फ मगध था, एक छत्र साम्राज्य इस समय की बात है कि इसमें कोई वो नहीं था, चारों तरफ इसका ही कब्जा था। और इसी पे आगे मौर्य साम्राज्य खड़ा होगा और वो मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा होगा कि आज के भारत से भी बड़ा होगा। तो इसके डिटेल्स भी अलग अलग दिए हैं, कहीं 88 वर्ष दिया है कि इसने शासन किया, कहीं 28 वर्ष। फिलहाल जो आपको याद होना चाहिए वो महापद्मनंद का नाम याद होना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब नंद वंश के 9 राजा थे बौद्ध परंपरा में जो लिखा है, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। महापद्मनंद संस्थापक था, बस इतना आप याद रखिए। और महापद्मनंद के बाद जो अंतिम राजा था धनानंद, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है कि धनानंद, महापद्मनंद और धनानंद ये इम्पोर्टेंट नाम है। और महापद्मनंद किसका पुत्र था, महानंदिन का। अभी मतलब उसके बारे में विवाद है कि शूद्र महिला के गर्भ से उत्पन्न हुआ कि क्या है, वो विवादित है। सबसे इम्पोर्टेंट जो राजा बनेगा वो धनानंद बनेगा महापद्मनंद के बाद, और धनानंद के बाद अकूत संपत्ति होगी। तो बौद्ध परंपरा की कहानियों में जो लिखा है कि महापद्मनंद उग्रसेन सीमांत का आदमी था जो डाकुओं के हाथों पकड़ा गया और बाद में उसे नेता बनाकर राजा कालाशोक को हराया, एक ये भी लिखा है। जो लिखा है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। डिटेल में हमको जो पढ़ना है वो धनानंद के बारे में पढ़ना है। ये तो पुराना एक फ्रेम मैंने दिखाया आपको कि हाँ ये पहुँचे यहाँ कहाँ तक, इसका पुत्र था, इसने क्या किया। तो जो डिटेल में पढ़ना है वो धनानंद के बारे में पढ़ना है। तो धनानंद सबसे पहली बात तो वो धन का लोभी व्यक्ति था, उसको सिर्फ धन से मतलब था। हर जगह उसने क्या लगा रखा था, कर लगा रखा था, हर जगह टैक्स, शमशान तक में टैक्स लगा रखा था। और माना जाता है कि उसकी संपत्ति 80 करोड़ स्वर्ण जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं, तो 80 करोड़ उसके पास गोल्ड कॉइन थे उस समय। सबसे ज़्यादा अमीर उसी को माना जाता है। तो उसने क्या किया, इतना ज़्यादा जो उसके पास संपत्ति थी उसको गंगा में कहीं छुपा दिया था।
कहीं धरती में गाड़ दिया था। वो माना जाता है कि अभी भी गड़ा है वो। कभी कभी जो चर्चा होता है कि यहाँ गोल्ड है, वो कहीं ना कहीं इससे भी तार जुड़ते हैं, क्योंकि वो मिला नहीं, वो खजाना गुप्त ही था। माना जाता है कि इसने जो गंगा की तलहटी में अपना खजाना छुपा रखा था और उसको शीशे से मतलब शीशा पिघला के उसको पूरा सील कर दिया था। लेकिन इसके बारे में दोबारा कभी चर्चा नहीं हुई। वो शायद मिला नहीं, हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ें पड़ी भी हो, क्योंकि गोल्ड तो खराब होगा नहीं, गुप्त खजाना हो सकता है अभी भी अवेलेबल हो। अब इसका कनेक्शन क्या था सिकंदर महान के साथ? तो जब इसकी सेना बहुत भयानक और बड़ी थी, सिकंदर इंडिया में एंट्री करने की कोशिश कर रहा था। तो जब उसको सिकंदर की सेना को पता चली कि इसके पास इतनी ताकत, इतने सैनिक, इतने घोड़े, इतने हाथी हैं, तो उसकी जो सेना थी आगे बढ़ने से मना कर दी। तो इस तरीके से सिकंदर की जो सेना है वो धनानंद से डरती थी। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटना ये घटी कि चाणक्य से शत्रुता हो गई धनानंद की। शत्रुता का मतलब कि माना जाता है कि धनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती कर दी थी भरी महफिल में। उसमें भी हर जगह अलग अलग लिखा है कि उसको कुरूप दिखने की वजह से उसका अपमान किया। कहीं लिखा है कि उसने जो टैक्स का बोझ है पब्लिक पे पड़ रहा उसकी बात उठाई थी, जिसकी वजह से वो नाराज हो गया था, वो भी एक माना जाता है। तो दोनों बात आपको याद रखनी पड़ेंगी। फिलहाल उसके दरबार में चाणक्य का अपमान हुआ था, यही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो चाणक्य ने कसम खा ली थी कि मैं बदला इनसे लेकर रहूँगा। तो चाणक्य ने आगे जाके मौर्य साम्राज्य के मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को वो तैयार करता है इसे बदला लेने के लिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डायलॉग यही था कि चाणक्य ने कहा था कि जब तक मैं आप अपने अपमान का बदला नहीं लेता मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा और नंदवंश को समाप्त कर दूंगा। और वही किया भी, उसने समाप्त कर भी दिया। वो आगे हम पढ़ेंगे। अब मुद्रा राक्षस में इसका जिक्र किया गया। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में ये धनानंद ने चाणक्य को सम्मानजनक पद से हटा दिया था, जिससे चाणक्य ने बदला लेने का निश्चय किया। अब इसके बाद वो चंद्रगुप्त को रेडी करेगा, उसे तक्षशिला में पढ़वाएगा और तलवारबाजी सिखवाएगा, बहुत कुछ करेगा, उसको हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल नंद वंश के पास भारी भरकम सेना थी और अपार संपत्ति थी। तो जो इस पूरी वीडियो का, इस पूरे टॉपिक का जो है की पॉइंट है। बाकी इसके बाद हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ से जो हिस्ट्री अपनी टर्न लेगी और हिस्ट्री का जो कह सकते हो आप ऑथेंटिसिटी काफ़ी स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी।